राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली एस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल इलेक्शंस के बारे में। इलेक्शंस तो हो चुके हैं, अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जनरल इलेक्शन स्टार्ट कब हुए थे। तो स्टार्ट जो हुआ था हम लोग का देश आज़ाद कब हुआ था 1947 में, लेकिन जो चुनाव हुआ था पहली बार 1952 में हुआ था। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था। और अगर हम लोग देखते हैं इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा 2024 का जो इलेक्शन हुआ है वो कौन से नंबर का आता है, 18वें नंबर का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर क्वेश्चन में 2019 के बारे में पूछते हैं तो ध्यान रखेंगे अभी 18वां है तो मतलब 2019 में 17वां रहा होगा। इस बात का ध्यान रखे रहेंगे। अब देखिए हमारा जो भारत है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वर्ल्ड में अगर हम लोग सबसे पॉपुलस अगर हम लोग कंट्री की बात करें तो हम लोग फर्स्ट नंबर पे हैं। तो हमारे यहाँ जब जनसंख्या ज़्यादा है तो वोटर भी सबसे ज़्यादा होंगे। अब इतने सारे वोटर्स हैं, एक इलेक्शन है, तो एक ही दिन में पूरा सब चीज़ को करा पाना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाती है। अगर हम लोग को एक्यूरेसी के साथ काम करना है तो हम लोग को उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो इलेक्शन जो हुए हमारे 7 अलग अलग राउंड में हुए। अब 7 अलग अलग राउंड में हो तो जिसमें फर्स्ट वाला इलेक्शन है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। फर्स्ट वाला जो हमारा चुनाव का जो पहला चरण था, उस चरण में हम लोग देखते हैं 102 संसदीय क्षेत्र या 102 संसदीय क्षेत्रों में स्टार्ट हुआ। अब 102 संसदीय क्षेत्रों में अगर हम लोग देखते हैं कितने राज्यों में था तो 21 राज्यों में। और कब स्टार्ट हुआ, 19 अप्रैल को। अगर हम लोग टोटल सीट की बात करें तो कितने, 543। लेकिन पहले क्या थी, 545 होती थी। ठीक है, पहले एंग्लो इंडियंस को उनका रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं रहता था तो उनका मनोनयन कर दिया जाता था। तो अब वो प्रोविज़न हटा दिया गया है, तो हमारे पास अब कितनी सीट है टोटल, 543। अगर हम लोग वोटर्स की बात करें, जो ऑफिशियल डेटा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है 642 मिलियन, मतलब 642 मिलियन लोगों ने इस बार वोटिंग में पार्टिसिपेट किया और लगभग इसमें से आधी महिलाएं थी। अब देखेंगे सब सारे डाटा एक एक करके देखते जाएंगे। अगर हम लोग प्रोविज़न देखते हैं कि इलेक्शन के बारे में प्रोविज़न हम लोग को कहाँ पर मिलता है, तो इलेक्शन के बारे में सबसे पहले हम लोग को प्रोविज़न मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब क्या होता है, संविधान में सारे चीज़ों को लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन हम लोग ज़्यादा अच्छे से उसको करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग संविधान में जो चीज़ लिखा हुआ है संविधान में एक लाइन में लिख दिए। अब उससे रिलेटेड अगर हम लोग को कोई नियम बनाना है तो हम लोग उसको अलग से कानून बना के यूज़ कर लेते हैं। तो संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 79 to 122 जो कि पार्ट 5 में स्थित है, यहाँ पर दिए हुए हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। यहाँ पर जानकारी दी गई है, जहाँ पर यहाँ पर चुनाव से रिलेटेड भी है जानकारी और कई सारी जानकारी वहाँ पर उनके विशेषाधिकार वगैरह ये सब सारी चीज़ वहाँ पर, मतलब राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड वहाँ पर जानकारी बहुत सारी दी हुई है। उसमें से एक जानकारी है चुनाव की भी। तो अब हम लोग चुनाव के बारे में यहाँ पर हो गया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को मिल गया। इसके बाद हम लोग को कहाँ पर मिलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। यहाँ पर हम इसी को बोलते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लोग को जो प्रोविज़न मिलता है कि हम लोग क्या चुनाव किस प्रकार से किए जाएंगे, क्या क्या नियम कानून होने चाहिए, किन किन चीज़ों का पालन किया जाएगा, आचार संहिता के लिए नियम कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, ये सारा का सारा प्रोविज़न हम लोग को यहाँ पर से प्राप्त होता है। अगर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, अब ये इलेक्शन करवा कौन रहे हैं, तो इलेक्शन कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चुनाव का पूरा कार्यक्रम जो है वो डेट भी वही निर्धारित करेंगे। हर चीज़ पूरा कार्य मतलब करता धरता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके जो सबसे हेड रहेंगे, ठीक है, इसके हेड कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनका नाम क्या है, श्री राजीव कुमार। ठीक है, जिनका फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। अब होता क्या था, पहले जब मूल रूप में अगर हम लोग देखते हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सदस्यीय निकाय था। इसके बाद क्या हुआ, 1989 में इसको 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया, 2 और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो उसके बाद फिर 1990 में इसको वापस से चेंज कर दिया गया, 3 सदस्य से वापस से एक सदस्य कर दिए। उसके बाद अक्टूबर 93 में क्या होता है, इसको फिर से 3 सदस्यीय निकाय बना देते हैं और तब से लेके अब तक ये 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें अदर और जो 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, कौन कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, तो हमारे पास, और इनका अपॉइंटमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो कौन करता है, प्रेसिडेंट द्वारा ये अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तीनों का ही अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो अब ये पद से हटते कैसे, तो पद से हटाने के लिए हमारे पास अगर हम लोग सीईसी का देखते हैं और ईसी दोनों का अलग अलग है ना,
तो अगर सीईसी का देखते हैं हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो रेजिग्नेशन दे सकते हैं या तो सीधे सीधे रेजिग्नेशन, दोनों में है, दोनों ही रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और सीईसी के में अगर वो अपना खुद से रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं, त्याग पत्र खुद से नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज रहेंगे उनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया अपनाई जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। आगे बढ़ते हैं इलेक्शन कमिश्नर में, तो इनमें भी वही, इनका पद कैसे हट सकते हैं वो लोग अपने पद से, या तो रेजिग्नेशन दे दें या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको हटा दें। इन दो के अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन वहाँ पर हम लोग को देखने को नहीं मिलता जो नियम के हिसाब से। अगर हम लोग देखते हैं महिलाओं का, हम लोग को महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिला सशक्तिकरण करनी है, तो महिला सशक्तिकरण करनी है तो उनको हर सेक्टर में आगे बढ़ाना है। महिला सशक्तिकरण में अगर हम लोग देखते हैं तो 3 मेन फैक्टर वहाँ पर देखे जाते हैं कि महिला को कानून बनाने की कितनी शक्ति है, उस कानून से लाभान्वित होने की कितनी शक्ति है, इस बात को ध्यान रखते हैं। और एक और चीज़ क्या रहता है, उसमें हम लोग कितना चेंजेस ला सकते हैं, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। तब उस आधार पर तय करते हैं कि महिलाओं का वहाँ पर कितना सशक्तिकरण किया जा रहा है, हर पैमाने पे, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सारे चीज़ों में। अब यहाँ पर देखते हैं तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पर भी संख्या बढ़ानी है, महिला सांसदों की संख्या बढ़ानी है। तो अभी वर्तमान में देखते हैं इस नए डेटा के हिसाब से 796 महिला उम्मीदवारों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से सफलता मिली है 75 को। 75 बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, ना बहुत छोटा आंकड़ा है, लेकिन अगर 2019 से कंपेयर करें, 2019 में तो 78 इलेक्शन, मतलब 78 महिलाएं इलेक्ट हुई थी, उस हिसाब से अगर डेटा देखते हैं तो यहाँ पर हमको गिरावट हम लोग को देखने को मिलती है। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ से देखते हैं तो 3 महिलाएं इलेक्ट हुई हैं, 3 महिलाएं सांसद बनी हैं। कौन कौन है, ज्योत्सना महंत कोरबा से, कमलेश जांगड़े जांजगीर चांपा से और रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से। इन 3 महिलाओं का यहाँ पर से हम लोग देखते हैं इनका मतलब इलेक्शन हुआ है, ये लोग इलेक्ट हुए हैं। और फीमेल वोटर्स की अगर हम लोग संख्या देखते हैं तो 31.2 करोड़ महिलाओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। ये इनके फ़ोटोज़ हैं, जैसे यहाँ पर नाम दिए हुए हैं उस हिसाब से फ़ोटोज़ भी हैं। अगर हम लोग पार्टी वाइज देखते हैं तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, जिसको मिली है 240 सीट्स। अगर उनका वोट शेयर देखते हैं तो 36.58% इनका वोट शेयर है। सेकेंड नंबर पे पार्टी जो है वो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको कितना सीट मिला है, 99 सीट मिला है, और उनका वोट शेयर कितना है, 21.22%। अगर हम लोग अलायंस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2 मुख्य अलायंस हम लोग को देखने को मिलती है, एक है NDA और एक है इंडी अलायंस। हमारे पास 2 अलायंस है। तो NDA को अभी वर्तमान में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 291 सीट, और इंडिया अलायंस जो है उनके पास कितनी सीट है, 234। अगर हम लोग देखते हैं बिगेस्ट विन मतलब कौन ज़्यादा से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीता है, उसको बोलेंगे हम लोग बिगेस्ट विन। और अगर हम लोग देखते हैं स्मॉलेस्ट विन, तो जिसमें इसमें जीते तो हैं लेकिन यहाँ पर जो वोटों का अंतर है ना वो बहुत कम है। तो सबसे बड़ा विन किसको हुआ है, शंकर लालवानी को। कहाँ से जीते हैं, इंदौर से। कितने अंतर से जीते हैं, 11.75 लाख वोटों से ये जीते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं स्मॉलेस्ट विन किसका हुआ है, अमोल गजानन, ये सिर्फ 1 वोट से जीते हैं, सिर्फ 1 वोट से, मतलब इधर से उधर होता तो फिर आर से पार हो जा रहे थे। अगर हम लोग यंगेस्ट देखते हैं तो कौन है, प्रिया सरोज, 25 ईयर्स की है। 25 ईयर्स के हमारे पास 3 डेटा हैं, जिसमें अगर हम लोग मंथ और डेट के हिसाब से देखते हैं तो सबसे ऊपर, सबसे जो यंगेस्ट हैं वो कौन है, प्रिया सरोज, 25 ईयर्स की है। और मछली शहर नाम का यूपी में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से ये इलेक्ट हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग नोटा देखते हैं ना, नोटा क्या है, नन ऑफ द अबव, एग्जाम में तो रहता ही है, यहाँ पर भी है। तो नन ऑफ द अबव वाला जो सिस्टम है, इसमें मतलब जितने भी उम्मीदवार हैं वहाँ पर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं, उनमें से किसी को अगर कोई पसंद नहीं करता है, कोई जो हमारे पास कोई वोटर है उसको कोई भी पसंद नहीं आता है, तो वो क्या दबाता है, नोटा। अगर नोटा दबा दिया तो वो किसी को पसंद नहीं कर रहे, इस बात का वहाँ पर अंदेशा होता है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर, देखो ये सब जगह हुआ है, ठीक है। और इस बार नोटा का रिकॉर्ड भी ठीक ठाक बना है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं मैक्सिमम कहाँ पड़ा है, इंदौर में, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इंदौर में 2.18 लाख वोट यहाँ पर नोटा में पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किसका चुनाव कराता है, ठीक है। इसके बहुत सारे काम भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो किसका हम लोग ये चुनाव कराता है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो किसका कराएगा, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का,
पार्लियामेंट में अगर देखते हैं हम लोग, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको हटा देते हैं। उनको हटाने के बाद जितने इलेक्ट होने वाले हैं उन सभी का चुनाव कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसमें भी जितने मेंबर्स हैं उनका चुनाव तो कराएगा ही कराएगा, साथ में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति, ये सब का चुनाव भी कौन कराएगा? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये तो हुई केंद्र की बात। राज्यों में भी अगर हम लोग देखते हैं तो राज्यों में भी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जिसमें विधानसभा और कहीं कहीं पर विधान परिषद है, हमारे 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है। तो विधान परिषद और विधानसभा में जो चुनाव होते हैं वहाँ पर भी सेम केस, जो मनोनीत होने वाले हैं उनको हटा देते हैं, तो जितने भी नियुक्त होने वाले हैं उन सब का चुनाव कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि राज्य वाले तो राज्य निर्वाचन आयुक्त करवाएगा, ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त तो किसका कराएगा, उसको भी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ के मेंबर्स को तो चुनेगा ही, साथ में यहाँ पर जो चेयरमैन्स रहेंगे उनका भी इलेक्शन करवाएगा। इसके अलावा बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शंस क्या होते हैं? अगर कोई पर्सन है जो 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जीत गया है, लेकिन एक टाइम पे तो वो एक ही जगह का सदस्य बन सकता है, तो एक जगह का अगर सदस्य बन गया तो दूसरी जगह का उसका सदस्यता जो है वो खत्म हो जाता है, तो वहाँ पर फिर से इलेक्शन कराने पड़ते हैं। तो जब फिर से इलेक्शन कराएंगे तो उसको बोलेंगे बाई इलेक्शंस। तो बाई इलेक्शंस को भी कराने का जवाबदारी किसका है? चाहे वो संसद की बात हो, ठीक है, चाहे पार्लियामेंट की बात हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो, मतलब राज्यों में कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं नेशनल पार्टीज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, ये हमारा क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसे ही हमारा क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त भी होता है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, तो यहाँ पर ये किसका चुनाव कराते हैं? तो ये चुनाव कराते हैं, एक तो नगरीय निकाय म्यूनसिपैलिटीज़, एक उनका चुनाव कराएंगे, और किसका चुनाव कराएंगे? जो पंचायत हैं उनका चुनाव कराएंगे। तो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत चुनाव ये किसकी जवाबदारी है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की, ठीक है, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग की, जिसका अध्यक्ष होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। और इसका भी इसका सिलेक्शन कौन करता है? जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब अगर हम लोग देखते हैं, अच्छा यहाँ पर भी बाई इलेक्शंस होंगे, तो यहाँ पर भी बाई इलेक्शंस होंगे, तो उनका चुनाव यहाँ के जो राज्य में म्यूनसिपैलिटीज़ हो गए, पंचायत हो गए, इनमें अगर बाई इलेक्शन हो रहा है तो इसमें कराएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, या राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। आयुक्त तो हेड है, ठीक। अगर हम लोग देखते हैं अगला नंबर हम लोग का आता है कि नेशनल पार्टीज़। अब नेशनल पार्टीज़ क्या होती है? जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई कर दे कि ये नेशनल पार्टी है, वो नेशनल पार्टी बन जाती है। तो नेशनल पार्टी होना ना होना ये किसके मतलब यहाँ पर रूल बना हुआ है, प्रॉपर रूल है। उसके बारे में हम लोग पूरे चुनाव से रिलेटेड जितने भी कानून वानून हैं, जितने भी सारे नियम हैं, उनको हम लोग एक अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें दल बदल कानून और इससे रिलेटेड जितने भी सारी हमारे पास फैक्ट्स हैं उन सबको हम लोग एक साथ एक कंसोलिडेटेड वीडियो बनाएंगे। उसमें हम लोग इन सारी चीज़ों का चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ पर अभी जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उन सब के बारे में देख रहे हैं। तो नेशनल पार्टीज़ क्या होती है? ऐसी पार्टी जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई कर दे कि ये नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो ऐसी अभी तक जो अभी वर्तमान में देखते हैं हम लोग के पास, हमारे पास अभी 6 पार्टी है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें भी CPIM अलग है ना, मार्क्सिस्ट वाला है ना। तो CPIM जो है ये किसकी है? वो क्या है? नेशनल पार्टी है। और कौन है? नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी जो है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है 2020 में आम आदमी पार्टी जो है वो क्या बन गई है? एक नेशनल पार्टी बन गई। पहले रीजनल पार्टी थी, अब एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो अगर नेशनल पार्टी तो ये भी एक आपको करंट अफेयर्स ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 2023 में कौन बना है या फिर आम आदमी पार्टी कब बना है, तो 2023 में। इतना डेटा को ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है वो कौन है? श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले, ठीक है। इस बात को ध्यान रखे रहेंगे, ये भी करंट अफेयर्स की बात है। तो राज्य विधानसभा में चुनाव देखते हैं तो हम लोग को कहाँ कहाँ हुआ है? पहली बात तो यहाँ पर कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 4 राज्यों में क्या हुए हैं? जो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर चुनाव हुए हैं। अब इसमें 2 चीज़ ध्यान की ज़रूरत है कि कहाँ हुआ है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि यहाँ कितनी सीट है। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं तो हम लोग को 60 सीट मिलती है, आंध्र प्रदेश में देखते हैं 175, उड़ीसा में देखते हैं तो 147 और सिक्किम में देखते हैं तो 32। और अगर हम लोग लोकसभा की बात करें, लोकसभा में किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीट है,
तो वो है यूपी। ठीक है, और कितना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। और एक हमारे पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग थोड़ा विचार कीजिए और देखिए कि आप लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा जल्दी हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, और यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, और अगले वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।